गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रतिभा, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यूनिट 6 सेल बाय नॉन ओनर। तो इस यूनिट के अंदर जो एक जनरल प्रिंसिपल रहता है, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। तो ये चैप्टर उस रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है कि एक व्यक्ति वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास नहीं है। इट मीन्स इफ सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन बायर डज नॉट बिकम द ओनर। जब भी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या बायर राइटफुल ओनर बन गया, नहीं बना, तो आपको ये चेक करना है कि जो बायर था उसने जिससे गुड्स खरीदा है क्या वो ओनर था। तो अगर वो ओनर नहीं है तो चाहे बायर की गलती थी नहीं थी, क्योंकि हम जब तय करते हैं तो लीगल दृष्टिकोण से तय ना करके हम साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से तय करते हैं। यार बताइए, परिस्थिति तो ये इशारा नहीं कर रही कि बायर की गलती है, उससे मतलब नहीं है मुझे। तो आपको लीगल दृष्टिकोण से देखना है कि क्या सेलर ओनर था, और अगर आपका जवाब यस में है तो बायर ओनर बन जाएगा, और अगर आपका जवाब नो में है तो इसका मतलब बायर डज नॉट बिकम द ओनर। बट हियर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। इवन इन सर्टेन केसेस सेलर वाज नॉट द ओनर, इवन देन इफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड बायर बिकम्स द ओनर। वो कंडीशन जो भी है, लेकिन एक कंडीशन तो हर परिस्थिति में एप्लीकेबल होती ही है, और वो है बायर बोर्ड द गुड्स इन गुड फेथ। यानी कि बायर को उस डिफेक्टिव टाइटल का, कि सेलर के पास कुछ परिस्थितियों में डिफेक्टिव टाइटल है, इस बात की जानकारी कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि जहां जहां बायर की गलती नहीं होगी, जब जब भी बायर गुड फेथ में गुड्स परचेज करेगा, हर उस जगह बायर बिकम द ओनर। हर परिस्थिति में नहीं बनेगा, केवल कुछ परिस्थिति में बनेगा, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं और कर रहा हूं। ठीक है, कुछ परिस्थिति हम कल पढ़ चुके थे। फॉर एग्जाम्पल सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेल बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैंने ये भी इशारा किया था कि और बेहतर तरीके से इस केस स्टडी को तभी समझा जा सकता है व्हेन वी रीड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल बाय ए सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, और सेल बाय ए बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और अनपेड सेलर, सेल बाय अनपेड सेलर। सेल बाय अनपेड सेलर हम इसी एक्ट के लास्ट चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे कि अनपेड सेलर क्या है। तो ऑल्दो अनपेड सेलर ओनर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बायर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स कुछ परिस्थिति के अंदर। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, बस सेल बाय अनपेड सेलर हमने जरूर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हम वो इसी चैप्टर के लास्ट जो यूनिट है उसमें हम अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट के 4 रह गए हैं, सेल बाय ए फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हु फाइंड द लोस्ट गुड्स विच बिलोंग टू सम अदर पर्सन। फाइंडर ऑफ द गुड्स कौन है? जिससे खोया पाया सामान मिलता है जो कि किसी और को बिलोंग करता है। तो केवल फाइंड आउट द गुड्स को, क्योंकि उसने सामान को अपने पोजीशन में ले लिया है, तो क्या इस वजह से वो ओनर बन जाता होगा? द आंसर इज नो। उसकी कुछ सर्टेन ड्यूटीज हैं जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ेंगे। कुछ ड्यूटीज हैं कि जो फाइंड आउट द गुड्स है उसे ओनर को ढूंढने में प्रयास करेगा। अगर ओनर नहीं मिल पाता है तो कुछ परिस्थितियों में वो गुड्स को क्या कर सकता है? बेच सकता है। वो 4 परिस्थितियां हैं। कितनी परिस्थितियां हैं? 4 हैं। इज इट क्लियर? तो मेरे साथ सामने देखेंगे मुझे और मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि वो 4 परिस्थिति क्या है। इफ ओनर ऑफ द गुड्स, यानी कि जिसका सामान है वो नहीं मिल पाता है बावजूद इसके कि फाइंड ऑफ द गुड्स ने ढूंढने की कोशिश की है, तो क्या करे लास्ट तक? फाइंड ऑफ द गुड्स अगर ड्यू डिलिजेंस दिखलाता है और ओनर ऑफ द गुड्स को ढूंढने की कोशिश करता है, बट ओनर ऑफ द गुड्स जो है
नहीं मिल पाता है, तो इस परिस्थिति में क्या फाइंडर ऑफ द गुड्स को इजाजत नहीं दे देनी चाहिए कि वो चाहे तो गुड्स को बेच सकता है। कब तक वो रखे रहेगा? अगर उसकी जरूरत की चीज नहीं है तो कब तक वो होल्ड करेगा उस गुड्स को? तो उस केस में वो सेल कर सकता है। अगर फाइंडर ऑफ द गुड्स ने ओनर को ढूंढ लिया, लेकिन जो ओनर ऑफ द गुड्स है उसके चार्जेस देने से मना कर रहा है, जो उसने गुड्स को प्रिजर्व करने में लगाए हैं, सुरक्षित रखने में भी आदमी का खर्चा होता ही है। इसके अलावा ओनर ऑफ द गुड्स को ढूंढने में जो उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस हुए हैं, इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डिनाई टू रीपे दैट रीजनेबल एक्सपेंसेस, तो क्या फाइंडर ऑफ द गुड्स को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो गुड्स को बेच के अपने रीजनेबल एक्सपेंसेस की रिकवरी कर सके? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आपने इशारा कर दिया कि मिलना चाहिए, तो मैं दे देता हूं ये अधिकार। तीसरा केस, अगर ओनर ऑफ द गुड्स को ढूंढते ढूंढते जो वैल्यू है गुड्स की 2/3 से ज्यादा चली जाए, तो कब तक वो ढूंढने में खर्चा करे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उतने का तो गुड्स भी नहीं है जितने की उसके एक्सपेंसिव हो जाए, तो एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी। तो लॉ मेकर्स ने ये जो लिमिट रखी है वो क्या रखी है? 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स की 2/3 से ज्यादा की वैल्यू के उसके अभी तक एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो उस केस में फाइंडर ऑफ द गुड्स को यह अधिकार दे दिया जाना चाहिए और मिल जाता है कि वो गुड्स को सेल करके अपने लॉफुल चार्जेस को रिकवर कर सके। चौथा केस, अगर जो गुड्स उसे मिला है वो पेरिसेबल नेचर का है और हम ये कहें कि नहीं, पहले आपकी ड्यूटी उसके ओनर को ढूंढने की है। पेरिसेबल नेचर क्या होती है? जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है चीज। आपको एक बर्फ की सिल्ली मिली, उसकी जो लाइफ होगी आधा घंटा 1 घंटा, जब तक वो बर्फ रहेगा, उसके बाद तो पानी बन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। समझ आ रही बात आपके? तो अब आप ये सोचें कि मैं इसके ओनर को ढूंढूंगा, नहीं, जरूरत नहीं है। अगर पेरिसेबल नेचर का गुड्स है, और पेरिसेबल नेचर उसे कहते हैं जिसकी अपनी आप में जो लाइफ है बड़ी कम होती है, ठीक, तो उस केस में आप उसे सेल कर सकते हैं बिना इस जरूरत को महसूस किए हुए कि उसके ओनर को आपको ढूंढना है। तो 4 केसेस हैं। 4 केसेस क्या कि आपने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं, दूसरा गुड्स की 2/3 की वैल्यू से ज्यादा का खर्चा हो रहा है, मिला लेकिन वो आपके लॉफुल चार्जेस देने से मना कर रहा है, और चौथा अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर का है। इन 4 केसेस में फाइंडर ऑफ द गुड्स जो है गुड्स को बेच सकता है। क्यों हम यहां पढ़ रहे हैं ये वाली घटना? क्योंकि चैप्टर का नाम है सेल बाय नॉन ओनर। सेल बाय नॉन ओनर वो घटना है, वो परिस्थिति कि ऑल्दो सेलर ओनर नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में बायर बिकम द ओनर। इसके अलावा भी गुड्स नॉन ओनर के द्वारा बेचे जा सकते हैं, लेकिन उन घटनाओं में, उन परिस्थिति में सेलर डज नॉट बिकम द ओनर। केवल इन परिस्थितियों में ही क्या बन सकता है? बायर बिकम द ओनर ऑल्दो सेलर इज नॉट द ओनर। तो सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स, आपको मालूम है कि फाइंडर ऑफ द गुड्स ओनर नहीं है, लेकिन जो भी बायर इससे परचेज करेगा तो वो बिकम द ओनर। तो एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स, सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स, द ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस। ओनर का पता ही नहीं चल रहा है, और द ओनर इज फाउंड रिफ्यूजेड टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। अगर मिल भी गया तो भी वो लॉफुल चार्जेस देने से मना कर रहा है। इफ द गुड्स आर इन डेंजर और पेरिशिंग और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट वैल्यू, अगर गुड्स इस तरीके का है जिसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो रही है, जो जिसकी शॉर्ट लाइफ है, शॉर्ट लाइफ समझते ना, कि जिसकी कम अवधि होती है, तो उस केस में भी आप बेच सकते हैं। और इफ द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ थिंग फाउंड टू अमाउंट टू 2/3 ऑफ इज वैल्यू, यानी कि अगर जो लॉफुल चार्जेस है फाइंडर ऑफ द गुड्स के इन रेस्पेक्ट ऑफ द थिंग ही और सी फाउंड इक्वल टू 2/3 और मोर, तो अगर ये 4 स्थितियां हैं, तो इन 4 स्थितियों में फाइंड ऑफ द गुड्स कैन सोल्ड द गुड्स ही फाउंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस है
सेल बाय पॉनी और प्लेजी। प्लेजी कर लीजिएगा, ऐसे एक ई और लगा लीजिएगा। प्लेज तो एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है और प्लेजी या पॉनी एक व्यक्ति को संबोधित करता है। प्लेजी और पॉनी, आपने ये नाम पहले कभी सुने हैं? हैव यू हर्ड द नेम प्लेजी और पॉनी? किस तरह की स्थिति में ये नाम यूज किए जाते हैं? आपने मॉर्गेज तो सुना होगा, मॉर्गेज सुना है? मॉर्गेज भी नहीं सुना? मॉर्गेज तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सुना हुआ होता है। मॉर्गेज किसे कहते हैं? क्या परिस्थिति होती है मॉर्गेज में? जब कोई आप एसेट को गिरवी रखते हैं। मॉर्गेज और प्लेज में ये अंतर होता है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखने में यूज किया जाता है और प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखने में यूज किया जाता है। इफ यू वांट टू टेक ए लोन, ए गोल्ड लोन, गोल्ड लोन क्या होता है कि आपको गोल्ड रखना पड़ेगा और आपको लोन मिल जाएगा, इट इज ए गोल्ड लोन। तो गोल्ड को गिरवी रखना, आप कह सकते हो कि हमने गोल्ड को मॉर्गेज किया है, लेकिन इट इज नॉट द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। आप ये कहिएगा कि आपने गोल्ड को प्लेज किया है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की घटना को क्या कहा जाता है? प्लेज। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप गिरवी रखते हैं तो उसे नाम दिया जाता है मॉर्गेज। इज इट क्लियर? तो पोनी कौन हुआ? पोनर, पोनी, प्लेजर, प्लेजी, ये एक ही नाम है। और जिसमें आ रहा है प्लेजर, पोनर, तो ये प्लेजर, पोनर, हु टेक्स द लोन, हु टेक्स द लोन। और जो लोन लेगा गुड्स उसी का तो होगा, क्योंकि वही तो गुड्स को गिरवी रखेगा। यानी कि जिसका गुड्स होता है उसमें अर वाली साउंड आती है और जिसे गिरवी दिया जाता है उसमें ई वाली साउंड आती है। पोनी, प्लेजी। तो हु टेक्स द लोन इज कॉल्ड द ओनर, या ये कह सकते हैं कि ओनर इज द पर्सन, ओनर इज द पर्सन कौन है? हु टेक्स द लोन और हु प्लेजेज द गुड्स टू द प्लेजी, क्योंकि जो लोन लेगा वही तो अपना गुड्स प्लेज करेगा, जो लोन लेगा वही तो अपना गुड्स प्लेज करेगा। समझ आ रही है बात बेटा? तो यहां आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ए एक व्यक्ति है, वो सिटी बैंक, ये कौन है? सिटी बैंक से लोन लेता है। ए टेक्स ए लोन, टेक्स ए लोन फ्रॉम सिटी बैंक ऑफ 5 लाख रुपीज, ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए का लोन लेता है। ए प्लेजेज गोल्ड, ये जो है गोल्ड को क्या करता है? प्लेज करता है। गोल्ड को क्या करता है? प्लेज करता है विद सिटी बैंक। तो जो ए है इसे हम पोनर बोलेंगे या प्लेजर बोलेंगे। जो लोन लेने वाला है वो अर, पोनर या प्लेजर, और जिसने लोन दिया यानी कि जिसके पास गुड्स गिरवी रखा गया वो क्या हो जाएगा? पोनी या प्लेजी। क्लियर? तो ये टर्मिनोलॉजी तो आपको क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए कि अगर ड्यू डेट पर ए इज अनेबल टू पे बैक द लोन टू द सिटी बैंक, सिटी बैंक क्या करे बेचारा? सिटी बैंक क्या करे? उसे वार्निंग पे वार्निंग दी जाए, नोटिस पे नोटिस दिए जाए, या कुछ और भी कर सकता है? क्यों रखवाया था गोल्ड? इसीलिए तो रखवाया था सिक्योरिटी के लिए कि अगर पोनर इज अनेबल, बोरोअर इज अनेबल टू पे बैक द लोन, तो सिक्योरिटी इसलिए रखवाई जाती है कि हम उस सिक्योरिटी को बेचकर अपने लोन को रिकवरी कर सकें। लेकिन ये बताइए कि क्या गोल्ड बिलोंग टू द प्लेजी? नहीं था ना। लेकिन अगर हम ये एक्सेप्शन ना दें कि प्लेजी ओनर वाला गुड्स बेचेगा,
लेकिन बायर ओनर नहीं बनेगा, तो कौन बायर खरीदेगा? वो पूरा पैसा भी दे रहा है तो तब भी वो ओनर नहीं बन रहा, तो ऐसे तो फिर सेल ही नहीं होगी ना। तो ये मजबूरी है कि यहां पर हमें एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम किस तरह की ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना चाहते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? माना अगर लो मेकर इस घटना को ऑथराइज ना करें, एक्सेप्शन है लेकिन ना करें, तो प्लेजी कर क्या लेगा गोल्ड का? और फिर सिक्योरिटी का मायने ही क्या रह जाएंगे? क्यों रखवाया जा रहा है? क्योंकि उससे कोई खरीदने के लिए तो तैयार होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैं ओनर तब भी नहीं बनूंगा, तो इसलिए बायर बिकम द ओनर। लेकिन इसमें जो घटनाएं होंगी, जो परिस्थिति होंगी, वो क्या होंगी कि द पोनर ऑफ प्लेजर मस्ट हैव मेड ए डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द स्टेपुलेटेड टाइम। यानी कि पोनर ने गलती करी हो, डिफॉल्ट किया हो पेमेंट करने में, और पोनी और प्लेजर मस्ट हैव गिवन ए रीजनेबल नोटिस टू द पोनर और प्लेजर। अब पोनी और प्लेजर ने एक रीजनेबल नोटिस जरूर दिया हो, यानी कि गलती करते ही आप नहीं बेचोगे, आप नोटिस देंगे, रीजनेबल नोटिस देंगे, जो कि लॉ के अंदर अलाउड होता है। उसके बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं आ पा रहा है तो यू कैन सोल्ड आउट द गुड्स। क्लियर है? तो सेल बाय द पोनी और प्लेजर। अभी हमने दो पढ़े हैं आज की क्लास के अंदर। सेल बाय फाइंड आउट द गुड्स, 4 सिचुएशन में फाइंड आउट द गुड्स कैन सोल्ड द गुड्स। सेल बाय पोनी और प्लेजर, तो पोनी और प्लेजर को पहले पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया मैंने, जिससे माइंड में वो केस स्टडी बैठ जाए जब पेपर में आएगा। और दो सिचुएशन है, एक तो पोनर मस्ट हैव मेड द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट एंड पोनी मस्ट हैव गिवन ए रीजनेबल नोटिस टू द पोनर। तो ये अगर परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस केस में पोनी कैन सोल्ड द गुड एंड बायर बिकम द ओनर। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है सेल बाय नॉन ओनर वाली, तो सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी और लिक्विडेटर। ये ऑफ की जगह आप क्या लिखेंगे? सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर, ऑफ ना होकर क्या है, और ऑफिशियल असाइनी और लिक्विडेटर। तो पहले इस परिस्थिति को मुझे क्या आपको समझाना पड़ेगा कि ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, ऑफिशियल असाइनी कौन होता है। हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे ए जो है, ए टेक्स द लोन फ्रॉम सिटी बैंक। अब दूसरी सिचुएशन हम पैदा करते हैं, ए टेक्स द लोन फ्रॉम सिटी बैंक ऑफ रुपीज 10 लाख। क्लियर? ए ने 10 लाख रुपए का लोन जो है सिटी बैंक से लिया। जैसे ऊपर वाले केस में, क्योंकि मुझे पोनर प्लेजर समझाना था, तो गोल्ड गिरवी रखवा रखा है। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि वेदर दिस लोन इज अनसिक्योर्ड और वेदर दिस लोन इज सिक्योर्ड। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में सिक्योर्ड भी अगर है और ए अगर पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तो सिटी बैंक पहले ट्राई करेगा कि जो एसेट्स हैं उसे बेच के अपना भुगतान ले लिया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑलवेज ये पॉसिबल हो पाता है क्या कि जो गुड्स गिरवी रखा है वो उस वैल्यू का बिक जाए जितने का लोन प्लस उस पे के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ गया? हो सकता है कि वैल्यू उससे कम निकल के आए, तो बाकी जो लोन है वो तो अनसिक्योर्ड ही हो गया ना। अब मनी लेंडर के पास क्या अधिकार रहते होंगे? वो नोटिस भेजेगा, कोर्ट में केस करेगा कि ए लोन नहीं चुका पा रहा है। जब ए लोन नहीं चुका पा रहा है तो एसेट्स तो उसके पास और भी होती हैं, घर भी होता है, जमीनें होती हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं। फाइनेंशियल एसेट्स समझते हैं? स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, ठीक है, और भी एसेट्स हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति की जो लायबिलिटीज है उसकी एसेट से ऊपर चली जाए, तो आप चुका नहीं पा रहे हो, तो सिटी बैंक कोर्ट से मजबूरन ये बोलेगा कि ए को डिक्लेयर किया जाए इंसॉल्वेंट और ए की संपत्तियों को बेच के मेरा उधार चुका दिया जाए। तो जब ए को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा, नाउ ए डिक्लेयर एज एन
इंसॉल्वेंट। जब ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो इसकी सारी एसेट्स जो है वो बेची जाएंगी, ठीक है। वो लायबिलिटी की एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। लेकिन कौन करेगा इस काम को? कोर्ट के संरक्षण में अब ये काम होगा। कोर्ट देखरेख करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए जो है अपनी एसेट को इधर उधर कर दे, अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर दे, अपने जान पहचान में ट्रांसफर कर दे। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया, कुछ एसेट गायब कर दी, तो उसका डायरेक्टली नुकसान किसको होगा? मनी लेंडर को, सिटी बैंक को होगा। क्योंकि अगर ए के पास एसेट कम पाई गई तो उसका उधार भी तो कम ही चुकाया जाएगा। तो ए इसे क्या करता है, मतलब अगर कोर्ट डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट एक आदमी अपॉइंट करती है और उसे कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी, ठीक है। कंपनी के केस में इसी का नाम क्या हो जाता है? लिक्विडेटर। ये टेक्निकल नाम हो जाता है। मतलब ये ऑफिशियल रिसीवर जब या ऑफिशियल असाइनी नाम रहते हैं इंडिविजुअल के केस में या फर्म के केस में, लेकिन कंपनी के केस में इसी को क्या कह दिया जाता है? लिक्विडेटर। क्लियर? आप मुझे बताइए कि जो ऑफिशियल असाइनी है, लिक्विडेटर है, एक ही प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेगा, अपने पोजेशन में लेगा, लायबिलिटी की लिस्ट को तैयार करेगा, हाँ या ना? जब लायबिलिटी की लिस्ट को तैयार करके वो डिसाइड करेगा कि जो एक एसेट थी, कोई एक पर्टिकुलर एसेट थी, माना से एक एसेट का नाम है ए, हम उसे सिटी बैंक को देते हैं क्योंकि सिटी बैंक का लोन है। तो वेदर ऑफिशियल रिसीवर इज द ओनर ऑफ एसेट ए? आंसर इज नो। नो नो नहीं है। लेकिन ये करवाया जा रहा है कानून के संरक्षण में, आपको कंट्रोल दिया जा रहा है, और हम रूल ना बनाए इस चीज को लीगलाइज करने का कि यहां पर सिटी बैंक ओनर नहीं बनेगा क्योंकि जिससे उसने प्राप्त किया है वो ओनर नहीं था। तो इस घटना का या इस परिस्थिति का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। लो जब बनता है ना तो बहुत आपस में मैच करते हुए लो बनते हैं, क्योंकि ये घटना अलग चीज है कि लिक्विडेशन प्रोसेस कि आपकी प्रॉपर्टी कब्जे में ली जाएंगी, फिर उसे आपके जो देनदार है, जो क्रेडिटर है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे मिलता जुलता लो फिर हमें यह भी तो बनाना पड़ेगा कि जिसे ऑफिशियल रिसीवर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्रेडिटर को, तो वो ओनर भी बन जाए, तभी तो वो चीज मैच करेंगी। अदरवाइज किसी कानून में कुछ लिख दिया, किसी कानून में कुछ लिख दिया, आपस में वो कानूनी लड़े जा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई हमें पढ़ना नहीं है वो चीज, ना हमारे कोर्स का पार्ट है, लेकिन लो की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक दिन में रातों रात नहीं आती, अभी स्टार्ट हुई है। अगर लो में आपको आगे जाना है तो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे करके डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको बढ़िया पैसा कमाना है। डिग्री खाली दिखाने के लिए नहीं रखनी है, कमाने के लिए रखनी है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। ऑल्दो उसका डायरेक्ट लिंक पेपर से नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्लियर है? तो ऐसे कानून भी हैं हमारे पास, अब बहुत सारे हैं। तो जो लोग पैसा कमाते हैं इसी तरह के फायदा भी उठाते हैं, जो जो आपके फेवर के कानून हैं इस तरह के। तो ये परिस्थिति समझ में आती है आपको? तो सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी लिक्विडेटर, द इंसॉल्वेंट पर्सन मस्ट बी द ओनर ऑफ द गुड। द कंडीशन ये है कि इंसॉल्वेंट पर्सन तो उसका ओनर होना चाहिए ना, तभी तो ऑफिशियल रिसीवर बेच पाएगा। तो ऑल्दो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी नॉट ओनर, लेकिन बायर बिकम द ओनर। तो लास्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेल बाय ओनर बाय एस्टोपेल। ये कई जगह ये सिद्धांत जो है
परेशान करेगा। अब से लेकर जब तक भी आप लो पढ़ेंगे, हर एक्ट में इस तरह के प्रिंसिपल मौजूद हैं। यहां सेल की बात कर दी हमने, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पार्टनर बाय एस्टोपेल की बात आ जाती है। तो अगर आप एक बार समझ लें कि नॉर्मली किस तरह की स्थिति में सिद्धांत लगता है, तो आप ऑटोमेटिकली जहां जहां पर भी वो सिचुएशन आएंगी, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह की सिचुएशन आनी होगी तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये एस्टोपेल का सिद्धांत लगेगा ही। कंपनी में आएगी तो कंपनी में आप समझ जाएंगे, पार्टनरशिप में आएगी तो पार्टनरशिप में समझ जाएंगे। एस्टोपेल जो बना हुआ है, अगर इसे देखें तो बीच में स्टॉप आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्चुअली एस्टोपेल का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द स्टेटमेंट। मुकर नहीं पाओगे आप अपने स्टेटमेंट से। वो स्टेटमेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड यानी कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से। तो जहां पर भी जो मैं समझा रहा हूं आपको, जहां पर भी परिस्थिति पैदा हो जाए, हर जगह ही लगेगा। आपके लिए एक बहुत नॉर्मलाइज सी चीज है ये, जो मैं अभी घटना बताऊंगा, लेकिन इसके जो परिणाम हैं कानूनन भयंकर हैं। इसके परिणाम क्या हैं? भयंकर हैं। झेल नहीं पाएंगे आप परिणामों को। एक छोटी सी घटना जो नॉर्मली हर व्यक्ति उन परिस्थितियों में गलती कर बैठता है, मिस्टेक कर बैठता है, लेकिन परिणाम भयंकर हैं। आप कॉरिडोर में खड़े हैं क्लासरूम के बाहर और आप देख रहे हैं कि एक आपकी जो स्कूटी नीचे खड़ी है, कोई व्यक्ति सौदा कर रहा है उसका। वो व्यक्ति बता रहा है कि स्कूटी मेरी है और एक बायर उस पर विश्वास भी कर रहा है, और आप हिम्मत नहीं कर पाते रोकने की, क्योंकि आपको पता है जो सेलर है वो दबंग किस्म का है, गुंडा है। तो आप चुप रहते हैं। वो बेच देता है आपकी गुड्स को जो आपको बिलोंग करता है। बाद में जब बायर पोजीशन लेना चाहता है तो तब आप कहते हैं कि यार ये तो स्कूटी मेरी है। बायर अपने साथ हुई घटना का जिक्र करता है। तो लो ये कहता है कि सेल बाय एस्टोपेल, यानी कि ये स्कूटी या जो गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो बिक चुका है और बायर बिकम्स द ओनर। और आपकी गलती सिर्फ क्या है कि आप चुप रहे। चुप रहे और ये बायर को विश्वास दिलाने में आपकी चुप्पी सहायक सिद्ध हुई कि जो दबंग आदमी था वो जो स्टेटमेंट पास कर रहा था कि स्कूटी उसकी है, तो आपकी चुप्पी उसमें मददगार साबित हुई। यानी कि आप भी विश्वास दिला रहे हैं बायर को कि जो स्टेटमेंट है वो सही था, तो बाद में आप मुकर नहीं पाएंगे। सिद्धांत हर जगह है, लेकिन इसे साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। कॉन्सिक्वेंसेस तो खतरनाक समझ ही लिया आपने। तो जब भी एस्टोपेल का सिद्धांत लगेगा वो कभी फेवर में नहीं लगेगा, हमेशा अगेंस्ट में लगेगा। ये भी एक प्रिंसिपल है। जब मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताऊंगा, क्योंकि रटा तो दिया जाता है कि एस्टोपेल ये है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन फंसा हुआ है और आपको लगे कि यार एस्टोपेल का सिद्धांत लगने से तो फायदे हो रहे हैं मुझे, कभी नहीं मिल पाएंगे आपको फायदे। अगर जब भी आपको नुकसान हो रहा होगा तो नुकसान में तो एस्टोपेल काम करेगा, लेकिन फायदे में कभी भी काम नहीं कर पाएगा वो। इट क्लियर? द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज स्टेटमेंट और कंडक्ट, मेरे एग्जांपल में कंडक्ट हुई थी बात,
must have lead the buyer to believe that the seller has authority to sell. एक चीज जरूर लॉजिकल है और होनी भी चाहिए कि अगर आपकी नॉलेज में हो रही है बात, को अगर बायर ये साबित कर पाया कि जब वो गुड्स खरीद रहा था आप वहीं आसपास कहीं मौजूद थे और जो कार्रवाई थी आपकी नॉलेज में थी लेकिन आप चुप रहे, तो कोर्ट ये भी नहीं सुनेगी जज साहब बताइए मैं क्या करती, मैं क्या करता, वो 2 थप्पड़ लगा देता, वो गुंडा है आदमी। जज साहब इस बात पर जरा सी भी दया नहीं खाएंगे, पर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बायर कह रहा है ये वाली बात आपकी नॉलेज में थी या नहीं थी। अब आप क्लासरूम में बैठे हुए कोई और आपकी स्कूटी बेच जाए तभी एक तो बिल नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इस घटना की। X told Y a buyer in the presence of Z. X told Y a buyer, Y is the buyer, in presence of Z that he यानी कि X is the owner of the TV, but Z remained silent though the TV belonged to him. Y bought the TV from X. Here Y will get a valid title to the TV even though X had no title to the TV, because Z by his own conduct is prevented from denying X authority to sell. क्लियर होगी बात ये? अब इसके फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर एंड हो ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर 20, explain any 6 circumstances in detail in which non-owner can convey better title to the bona fide purchaser of goods for value as per the sales of goods. डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने 4 आज ही पढ़े हैं, 6 कल पढ़े थे, टोटल 10 हैं, तो कोई से आपको 6 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी के माध्यम से है, नवंबर 20 का है, ये भी केस। R owns a 2-wheeler which she handed over to her friend Miss K on sale or return basis. Even after a week, Miss K neither returned the vehicle nor made payment for it. She insisted, pledged the vehicle to A to obtain a loan. Miss R now wants to claim the 2-wheeler from A. Will she succeed? R के पास एक 2 पहिया वाहन है जो कि उसने अपने फ्रेंड मित्र को सेल और रिटर्न बेसिस पर दे रखा। अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रेंड क्या ओनर बन गया इसका, सेल और रिटर्न बेसिस पर है। इवन आफ्टर ए वीक मिस के नीदर रिटर्न द व्हीकल नॉर मेड पेमेंट फॉर इट। 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी ना तो पेमेंट किया, ना लौटाया, ना उसकी सूचना दी। सी इंसिस्टेड प्लेड द व्हीकल टू ए टू ऑब्टेन ए लोन, बल्कि उसने गलती और क्या कर दी, उसने लोन लेने के बदले में उस व्हीकल को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। तो इन घटनाओं से तो क्लियर हो रहा होगा कि नाउ मिस के बिकम द ओनर। सेल और रिटर्न बेसिस पर ओनर कब बनते हो, या तो बायर इस बात की सूचना दे दे, सूचना नहीं दी, या कुछ वो ऐसा काम कर दे जिससे कि वो एडॉप्ट करने के लिए तैयार हो, तो यहां पे वो काम कर ही दिया प्लेस करने का, या रीजनेबल टाइम निकल जाए। रीजनेबल टाइम ऑल्दो डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहां कह भी रखा है, वो उस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी, तो मान लिया जाएगा कि 1 हफ्ता एक रीजनेबल टाइम है, आदमी को बता देना चाहिए। तो 2 वजह से ये पता लग रहा है कि जो मिस के है बिकम द ओनर। मिस आर नाउ वांट टू क्लेम द 2-व्हीलर फ्रॉम ए, तो मिस आर जो है वो 2-व्हीलर ए से क्लेम करना चाह रही है। ए कौन है, मनी लेंडर, ठीक है। विल सी सक्सीड, तो यहां तक के प्रोविजन पर तो आपको बेसिकली सेल और रिटर्न वाला भी सिद्धांत लगाना है। अब क्यों आर क्लेम करना चाह रही है, क्योंकि वो उनकी दलील है कि के ओनर नहीं है। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू मिस आर। तो जो रिकोर्स अवेलेबल है वो सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, वो कौन सी है कि मिस आर कैन क्लेम प्राइस फ्रॉम मिस के। ये वाला रिकोर्स अवेलेबल नहीं है कि आज जो है ए से 2-व्हीलर को वापस ले लें। गेटिंग दिस पॉइंट, ये वाला रिकोर्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट
if it had been expressly provided that vehicle would remain the property of Miss R until the price has been paid. तो ये आपका आंसर क्या बदल जाता अगर केस में ये साफ साफ लिखा हुआ होता कि जब तक प्राइस नहीं मिलेगा, जब तक गुड्स जो है वो के की ओनरशिप में ही रहेगा, तब बदल जाता। क्योंकि एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी भी मैंने बता रखा है ना आपको कि देखिए जनरली हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं सिविल लॉ में, हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। जनरली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉट 100% केसेस। जनरली जो भी सिद्धांत आपको लॉ में पढ़ाए जाते हैं तो एक जुमला काम करता है, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दो पार्टियां आपस में तय कर रही हैं कि जी ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि प्राइस नहीं दोगे, तो फिर वो लगेगा ना सिद्धांत। फिर आप सेल और रिटर्न बेसिस का जो ऑटोमेटिक सिद्धांत है वो नहीं लगा पाओगे। गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? तो यहां पर फिर प्लेज वैलिड नहीं होगी। क्यों वैलिड नहीं होगी? क्योंकि आपने गुड्स वो प्लेज कर दिया जो कि आपका था ही नहीं। उस केस में जो मिस के है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो ओनर था वो पोनी से अपने गुड्स की डिमांड कर सकता है क्योंकि प्लेज इज नॉट वैलिड। क्लियर है बेटा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। गलती होंगी ही होंगी जनरली, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है वहां पर जब भी आप लॉजिक लगाएंगे वो बैठेंगे नहीं, परफेक्ट बैठेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 मई 19 का क्वेश्चन है, ए नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेज ऑफ द गुड्स फॉर वैल्यू। डिस्कस द केसेस व्हेन ए पर्सन अदर देन ओनर कैन ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। यानी कि सेल बाय नॉन ओनर ही गुड्स है। वैसे तो कह रहे हैं कि ओनर ही टाइटल को ट्रांसफर कर पाता है, लेकिन क्या कुछ केसेज हैं जहां पर नॉन ओनर भी ट्रांसफर टाइटल कर सकता है, तो वो नॉन ओनर वाले केस होते हैं। दिसंबर 2023 4 नंबर का खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एक्स ए फर्नीचर डीलर डिलीवर्ड फर्नीचर टू वाई अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल। अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल, अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हुई होगी। इज इट क्लियर? whereby y had to pay the price of the furniture in 3 installment। एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ जिसमें y को 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करनी है, यानी खरीदार को। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द फर्नीचर विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ y ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। साफ साफ लिख दिया गया है कि फर्नीचर की ओनरशिप तब ट्रांसफर की जाएगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। फिर आपको यही रूल ध्यान रखना है, फिर आप भूल जाइए जो ऑटोमेटिक रूल है। बिफोर वाई हैड पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट ही सोल्ड द फर्नीचर टू जेड हु परचेज्ड इट इन गुड फेथ। वाई के लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले बायर ने, वाई बायर ही तो है, ओनरशिप उसके पास नहीं है, जो उसने गुड्स परचेज किया था वो जेड को बेच दिया और जेड ने गुड फेथ में खरीदा है, जेड ने गुड फेथ में खरीदा है। एक्स ब्रोट ए सूट अगेंस्ट जेड। एक्स यानी कि जो फर्नीचर डीलर है, जेड यानी कि जो बायर है, नया वाला बायर है, उसके खिलाफ मुकदमा किया फॉर रिकवरी ऑफ द फर्नीचर ऑन द ग्राउंड दैट जेड हैड नो टाइटल टू इट। क्योंकि जेड के पास कोई टाइटल नहीं था, इसलिए आपके पास भी कोई टाइटल नहीं है। लेकिन सेल बाय नॉन ओनर के अंदर चाहे चौथा या पांचवा केस है, सेल बाय ए बायर, सेल बाय ए बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ध्यान आ रहा है? कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर एक बायर गुड्स बेचता है ऑल्दो उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, जैसे इस केस में नहीं हुई है, तो भी नया बायर ओनर बन जाएगा बशर्ते कि नया बायर गुड फेथ में खरीदे। ये तो ऑटोमेटिक कंडीशन है ही। तो यहां क्वेश्चन में लिख भी दिया कि जो जेड है उसने गुड फेथ में गुड्स को खरीदा था। और इस चैप्टर से दिसंबर 23 में एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक यही 2 बार लिखा गया है। ऊपर का भी दिसंबर 23 का है क्या? हाँ, ये 2 बार रिपीट हो गया है। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में
टॉपिक है एक छोटा सा, डिलीवरी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास के अंदर, एक क्लास भी हो सकता पूरी ना लगे, उसमें खत्म हो जाएगा। और फिर एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है अनपेड सेलर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज क्लास को हम यही साइन ऑफ करते हैं, कल मिलेंगे।